Students, today we going on unit surface chemistry, lecture number 13. Here we start the next series of short notes by the basis of colloidal substance. उसके पहले के शॉर्ट नोट्स जो हमने पढ़े हैं वे भी कोलाइडियल सॉल्यूशंस के फिजिकल और केमिकल बिहेव पर बेस्ड हैं, और अभी आज का जो हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे ये भी इसके फिजिकल बिहेव पर डिपेंड है। जब हमने स्टार्ट किया था कोलाइडियल पार्ट सेक्शन नंबर सी को इस यूनिट के, तो वहां कोलाइड को क्रिस्टलाइड के साथ यानी कोलाइड और क्रिस्टलाब का कंपैरिजन किया था अकॉर्डिंग टू फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो एक बार फिर यहां पर इसको रिवीजन कर लें, क्योंकि वही सेम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के हम इसे डिफाइन करेंगे जिसका नेम है अपोहन या डायलिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन से टू यू, व्हाट इज डायलिसिस? हाउ मेनी टाइप ऑफ डायलाइजर यूज्ड इन दिस प्रोसेस? गिव इट्स एग्जांपल। इस प्रक्रिया में जो इक्विपमेंट्स उपयोग में लाते हैं उसे अपोहक या डायलाइजर कहते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले इसकी मेन जो टिप्स हैं उन्हें क्लियर कर लें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और उसके बाद इसे डिफाइन करें या परिभाषित करें। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे इनके फिल्ट्रेशन का, और फिल्ट्रेशन के आधार पर हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया था टू पार्ट्स में। सपोज दैट इन दिस equipments we used a animal membrane or parchment membrane, और वन साइड में यहां सॉल्यूशन को भरते हैं। देख पाते हैं कि एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसका कोई भी अवयव फिल्ट्रेट होकर के दूसरी तरफ नहीं जाता है, यानी फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो डिफाइन किया था कि वे पदार्थ जो पार्चमेंट पेपर द्वारा या एनिमल मेम्ब्रेन द्वारा फिल्ट्रेट नहीं किए जा सकते हैं, वे क्या हैं? वे हैं कोलाइड्स। तो ये सब्सटेंस तो कोलाइड हैं। और दूसरी तरफ जाएं कि जब पार्चमेंट पेपर से इन सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट करते हैं तो ये फिल्ट्रेट होकर के दूसरी ओर चले जाते हैं या इजीली फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो इन्हें नॉमिनेट किया था क्रिस्टलाइड या क्रिस्टलाब से। तो एक बात तो हो गई फिल्ट्रेशन पर कि जो नहीं फिल्ट्रेट होंगे वे हैं कोलाइड और जो फिल्ट्रेट हो जाएंगे वे हैं क्रिस्टलाइड। तो अब आते हैं कि यहां क्या रोल है इसका। तो इट इज इन द प्रोसेस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ इंप्योर कोलाइड्स, अर्थात इस टेक्निक का यूज कोलाइडियल सॉल्यूशंस के प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। तो कोलाइडों के शुद्धिकरण का प्रक्रम ही डायलिसिस कहलाता है। तो इस मैकेनिज्म के आधार पर इसे हम डिफाइन करें। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इम्प्योरिटी पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन डायमेंशन आर क्रिस्टलाइड्स फ्रॉम an impure solution by means of diffusion through a suitable membrane such a parchment paper or cellophane। अर्थात पार्चमेंट झिल्ली या सेलोफेन झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में अशुद्धि के रूप में उपस्थित वास्तविक विलयन के कणों के आकार के अशुद्ध कण, जिन्हें क्रिस्टलाब कह सकते हैं, को विसरण विधि द्वारा निष्कासित करने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। और यहां हम डिफ्यूजन को भी आपको क्लियर करेंगे जो कि सॉल्यूशन टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले डिफ्यूजन के केस को समझ लें, विसरण क्रिया को समझ लें। सपोज दैट इन टू वेसल different type of concentration solutions are given here. In it, low concentrated solution and in B pot
हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इस ए पात्र में भरे हुए विलयन की सांद्रता कम है, लो कंसंट्रेटेड है, और पात्र बी में भरे हुए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हायर है, ज्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वे लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस की ओर अभिगमन करते हैं। तो जब अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणु कम सांद्रता वाले विलयन के अणुओं की ओर अभिगमन करते हैं तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहां डायलिसिस प्रोसेस में पार्चमेंट पे झिल्ली में या जो मेम्ब्रेन यूज की गई है, सेल्फेन मेम्ब्रेन यूज की गई है, उसमें लिए गए कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि इम्प्योर फॉर्म में है उसे प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है वह डिफ्यूजन प्रक्रिया पर ही बेस्ड है। अच्छा, डिफ्यूजन के लिए अगर हम एग्जांपल्स ले लें तो कॉमनली कई ऐसे एग्जांपल्स हैं हम जो अपने सराउंडिंग्स देख पाते हैं। मोस्टली गैसेस आर डिफ्यूज्ड, प्रायः गैसों का विसरण हम देख पाते हैं। और एग्जांपल ले लें कि अगर कहीं भी रूम में एक कॉर्नर पर रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी स्मेल धीरे धीरे करके पूरे रूम में आपको प्राप्त होने लगती है। तो ये क्या है? ये है डिफ्यूजन, जो कि एरियोबिक रीजन में गैसेस के साथ में डिफ्यूज होता है। तो ऐसे ही सारे सब्सटेंस के लिए, बिकॉज डिफ्यूजन लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों ही प्रावस्थाओं में पाए जाने वाले पदार्थों के लिए लागू होता है। तो सिंपली अगर इसे डिफाइन करें तो वन वर्ड वी से दैट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ क्रिस्टलाइट फ्रॉम अ कोलाइट बाय फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन कॉल्ड डायलिसिस। तो इस डायलिसिस प्रोसेस को अगर हम फिगर के माध्यम से समझ लें तो डेफिनेशन को प्रूव कर लेंगे यहां और इक्विपमेंट्स के आधार पर इनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि जो इक्विपमेंट्स यहां यूज किया गया है उसे डायलाइजर कहते हैं या अपोहक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म it is classified in two categories. First is known as simple dialyzer and other is known as electrical dialyzer. क्रियाविधि के आधार पर ये दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। एक साधारण अपोहक है और दूसरे वैद्युत अपोहक हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो सिंपल डायलिसिस होगा डायलाइजर में तो वह प्रोसेस थोड़ा स्लो रेट में होगा, धीमी गति से होगा और नेचुरली होगा, जबकि इलेक्ट्रिकल डायलाइजर का प्रयोग करने पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस डायलिसिस प्रोसेस को क्विकली कंप्लीट करेंगे या फास्ट रेट में कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल डायलाइजर कहते हैं, वैद्युत अपोहक कहते हैं। तो जल्दी से डायलिसिस कराने के लिए वर्तमान में इलेक्ट्रिकल डायलाइजर का उपयोग किया जाता है। तो पहले हम सिंपल डायलिसिस के माध्यम से एक्सप्लेन करें और देन इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट देंगे इलेक्ट्रिकल डायलिसिस का या इलेक्ट्रिकल डायलाइजर की मदद से डायलिसिस का। यहां पर एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बना बैग या सेलोफेन बैग लेते हैं और उस बैग में वह सब्सटेंस भरते हैं जिसका प्यूरिफिकेशन करना है। तो एक तरह से कह लें इम्प्योर सॉल्ट या क्रिस्टलाइट सब्सटेंस को इस सेलोफेन बैग में भर लेते हैं और इस बैग को एक हुक के माध्यम से इस प्रकार टांगते हैं कि पात्र में भरे हुए वाटर से यह डिप हो जाए, यानी इस पात्र में भरे हुए जल में यह सेलोफेन बैग डिप कर जाए, डूब जाए। अब क्या होगा? बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन, चूंकि यहां जो भरा हुआ सब्सटेंस है इम्प्योर है, कंसंट्रेशन इसकी हाई है, तो हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के पार्टिकल्स वाटर की तरफ, क्यों? क्योंकि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो है
कम है तो जल की सांद्रता कम है, जबकि सेलोफेन बैग में भरे हुए विलयन की, सॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अधिक सांद्रता वाले विलयन कम सांद्रता वाले विलयन की ओर उनके अणुओं का प्रवाह स्टार्ट होगा, और इससे जितना भी इम्प्योर पार्ट है वह सब वाटर में आ जाएगा बाय द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन मैकेनिज्म, और यह एक्सटर्नल पार्ट से आउट कर लिया जाएगा वाटर विथ क्रिस्टलाइट, बिकॉज लोअर सरफेस से वाटर को इन करते रहते हैं ताकि इन इंप्योरिटीज को हटाया जा सके और कंटिन्यूअस डायलिसिस प्रोसेस को किया जा सके। तो यहां पार्चमेंट मेम्ब्रेन या सेलोफेन बैग में भरा हुआ जो इम्प्योर सॉल्यूशन था वह आफ्टर डायलिसिस प्योर हो जाता है, क्योंकि इंप्योरिटी यहां बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाती है और बैग में अब जो बचा हुआ सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म में होगा, शुद्ध रूप में होगा। तो इस प्रकार इसके शुद्धिकरण का या प्योरिफिकेशन का प्रोसेस डायलिसिस कहलाता है। चूंकि यह प्रक्रिया सिंपल डायलाइजर के माध्यम से पूरी होती है, इसलिए इस इक्विपमेंट्स को सिंपल डायलाइजर कहते हैं और मैकेनिज्म को या फिनोमिनन को सिंपल डायलिसिस कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम साधारण अपोहक से इस प्रोसेस को कराएं तो स्लो रेट में होने वाला मैकेनिज्म है ये। अब इस प्रोसेस को तेज करने के लिए, क्विकली कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस कराते हैं और इक्विपमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल डायलाइजर में। क्या चेंज है यहां? इलेक्ट्रोड प्लेट्स का यूज करते हैं। कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से इस सेलोफेन बैग में लिए गए इम्प्योर सॉल या क्रिस्टलाइट सब्सटेंस का वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन जो अपोजिट आयंस हैं वे अपोजिट प्लेट्स की तरफ जाने लगते हैं। सपोज दैट हियर अगर एक्सटर्नली ट्रांसमिशन हो रहा है पॉजिटिव आयंस का, तो ये पॉजिटिव जो आयंस हैं वे नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे और आना स्टार्ट करेंगे, या अगर इनका माइनस चार्ज अवेलेबल है यहां तो ये पॉजिटिव प्लेट्स की ओर इनका प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्विक होगा क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक है वह इसके आयनाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा तेज कर देगी और जिसके माध्यम से ये सभी इंप्योरिटीज आउट कर ली जाएंगी और अब इस सेलोफेन बैग में जो सब्सटेंस बचेगा वह प्योर होगा। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोडायलिसिस कहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप जरूर ड्रॉ कर लीजिए। मैकेनिज्म को एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. In this process, a bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. The molecules and ions diffuse through membrane into the water outside from here, and pure colloidal solution is left behind in the bag. The dialysis can be made faster by applying the electricity. So this phenomena is known as electrodialysis, and substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte. So this process is most important for dialysis. तो चलते हैं अगले 60 नोट्स की ओर, जिसे पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले दो पार्ट्स हैं जिन्हें माइंड मेकअप कर लें। पहला है फ्रेश पीपीटी और दूसरा भाग है इलेक्ट्रोलाइट। इन दो सब्सटेंस की प्रेजेंस में यह प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो हम इसे एग्जांपल से ही कंप्लीट करेंगे और देन डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। सपोज दैट इन अ टेस्ट ट्यूब वी टेक अ फ्रेश पीपीटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड AgI
सिल्वर आयोडाइड का ताजा बना हुआ अवक्षेप लेते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के रूप में डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन लेते हैं, आल्सो नेम्ड लूनर कास्टिक, और इसे जब इस सिल्वर आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो यह इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस एक्ट करके इस पीपीटी को कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडी विलयन देता है। तो इस प्रकार कोलाइडी विलयन के फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया को ही पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म डिफाइन करें कि वह प्रक्रम जिसमें ताजे बने अवक्षेप को किसी उचित वैद्युत अपघट्य का उपयोग करके कोलाइडियल विलयन में परिवर्तित कर लिया जाता है उसे पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण कहते हैं। इट इज एन प्रोसेस in which fresh PPT converted on colloidal solution with the help of suitable electrolyte, then phenomenon is known as peptidization. तो समझते हैं पेप्टाइजेशन को एक और एग्जांपल के माध्यम से। यहां फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेश पीपीटी प्रयुक्त करते हैं और फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 का सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त करते हैं, और इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी में जब FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को मिलाते हैं तो Fe3 प्लस आयन की प्रेजेंस के कारण यहां कोलाइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी था वह ब्राउन कलर के, भूरे रंग के कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है, और यह कोलाइडी विलयन के बनने का प्रोसेस पेप्टाइजेशन मैकेनिज्म को प्रूव करता है। इसी घटना को पेप्टीकरण कहते हैं। तो यहां इस मैकेनिज्म से हम कह सकते हैं कि पेप्टीकरण की क्रिया वास्तव में कोलाइडी विलयनों के फॉर्मेशन की एक अच्छी विधि है। आज की क्लास में इन शार्ट नोट्स को कंप्लीट करने के साथ अगले क्लास में हम लोग कोलाइडियल सब्सटेंस से जुड़े हुए कुछ और शार्ट नोट्स हैं जिनके मैकेनिज्म और उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे।